हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों के बीच मोल के बारे में डिस्कस किया था। एक शॉर्ट ब्रीफ में दिया था मोल के बारे में कि मोल की क्या वैल्यू होती है, मोल कहाँ से आया, है ना। तो ये मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। और आज मैं आपको थोड़ा मैं मोल से पीछे ले जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मोल कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। क्योंकि मोल फाइंड आउट करने में आपको एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइक दैट ये सारी वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी। तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास एलिमेंट थे, है ना, एलिमेंट अवेलेबल था और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। कोई भी, ना कोई इंस्ट्रूमेंट था और ना ही कोई टेक्निक्स था जिसे यूज करके हम एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकें, कुछ नहीं था। फिर आप लोगों के मन में बातें आएगी कि कल ही तो आप डिस्कस किए हुए हो मास स्पेक्ट्रोमीटर। वो मास स्पेक्ट्रोमीटर का डेवलपमेंट बाद में हुई। मैंने बताया आपको ना कि मोल का इंट्रोडक्शन कब हुआ है, तो 1971 में, है ना। और एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में, ये बातें चल रही थी उस टाइम से ही। कब? जब हमारा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसी टाइम से ये बातें चल रही थी, यानी कि 1800 समथिंग ईस्वी में, है ना, 18वीं शताब्दी में बातें चल रही थी, है ना। उस वक्त जिस वक्त आपका पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हो रहा था, उस वक्त कुछ एलिमेंट अवेलेबल थे। उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके पीछे कोई थ्योरी, कोई थ्योरी थी और ना कोई हमारा टेक्निक्स था, ना कोई इंस्ट्रूमेंट था जिसे यूज करके हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सके, है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर तो बाद में आया है। तो उस टाइम कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया था एलिमेंट का, है ना, वो चीज़ हम लोग लर्न करेंगे, है ना। मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, है ना। तो ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये हम लोग का टॉपिक है। देखिए, ये एटॉमिक मास की कंसेप्ट जो आता है ना, जॉन डाल्टन से ही हमारा आता है ना। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ही आता है। जॉन डाल्टन का ही कहना था, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास, है ना। आई बात समझ में? जॉन डाल्टन का ही कहना था, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक मास। तो ये जॉन डाल्टन का ही कहना था, ठीक है। लेकिन उस टाइम तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, है ना। आपको सोचिए कि एटम हमारा इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, उसका एग्जैक्ट, है ना, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना या फिर उसकी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट था, है ना। बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम, है ना, बहुत डिफिकल्ट था। तो इसलिए कंसेप्ट क्या यूज किया गया है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए, जब आपका पीरियोडिक टेबल बन रहा था ना, उससे भी पहले। आई बात समझ में? तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज किया गया, है ना। बाय यूजिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया। आपको क्वेश्चंस हमारा ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेटिव क्या है? देखो, किसी भी चीज़ का, किसी भी सिस्टम का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। सपोज मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम की मार्क्स, एग्जाम की नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना। कोई स्टूडेंट सपोज 400 मार्क्स स्कोर करता है, कोई 296 मार्क्स स्कोर करता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है, जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट है वो सेकंड वाले से कितना परसेंटेज ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, इन कंपेरिजन टू सेकंड निकाल रहे हैं ना, सेकंड स्टूडेंट कंपेरिजन में निकाल रहे हैं मार्क्स, दैट इज कॉल्ड क्या, रिलेटिव वैल्यू, है ना। तो लाइक दैट उसी तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं उस टाइम, तो फिर एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो रिलेटिव कंसेप्ट अप्लाई किया गया, है ना। रिलेटिव कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, है ना। बट वो कैसे कैलकुलेट किया गया, है ना, वो कैसे कैलकुलेट किया गया, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, है ना। वो एक्सपेरिमेंट आप लोग समझ लीजिए और माइंड में तब सेट कर लीजिएगा कि इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट यूज किया गया था उस टाइम,
है ना, जब एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया और पीरियोडिक टेबल वो वैल्यू भी असाइन किया गया है ना, जिस वैल्यू का आज हम लोग आप लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, है ना। मैं एक एक्सपेरिमेंट आप लोग साथ करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास है, हमारे पास कुछ एनिमल्स है ना, कुछ एनिमल जैसे मैंने क्या लिखा, एलिफेंट में लिखता हूँ, है ना, एलिफेंट लिखा और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हॉर्स लिखता हूँ, है ना, और हॉर्स लिखा, उसके बाद ये ले लेता हूँ, सपोज मान लीजिए हॉर्स ले लिया, है ना, काउ ले लिया, है ना, डॉग ले लिया, है ना, फिर क्या किया मैं रैट यहाँ पे ले लिया, है ना। इतने सारे एलिमेंट्स में इतने सारे एनिमल्स लिया, इतने सारे एलिमेंट्स मैं लिया, इतने सारे एलिमेंट लिया हूँ, बट एलिमेंट दी आर नॉट एलिमेंट, है ना, दी आर द एलिफेंट्स, है ना। मैं एलिफेंट लिया हूँ और आपके पास कोई टेक्निक्स नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, है ना, कोई टेक्निक नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई सोर्स है, ना कोई नाप तोल की इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जो बता सकते हो इसको नाप के किसकी कितनी मास है ना, कुछ नहीं। क्या करेंगे आप इसके लिए? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि कैसे इसका मास बताया जाए। तो हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, तो कैसे इसका मास बताया जाए? तो हम लोग का माइंड में एक बात जरूर आएगी कि यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि रिलेटिव मास बताते हैं, है ना, रिलेटिव मास बताते हैं, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट है नहीं, कोई थ्योरी भी नहीं है जिसको यूज करके हम इस सारे एनिमल्स का मास बता देंगे, कुछ भी हमारे पास नहीं अवेलेबल है ना। तो क्या करेंगे, कुछ तो आंसर करना है ना, ऐसे तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब वो कंसेप्ट सही हो या फिर गलत हो तो बाद में देखेंगे, बट क्या करते हैं इसकी अभी तो आंसर करना है ना। तो ऐसा ही कुछ है ना, यहाँ पे माइंड में हम लोग सोचते हैं, चलो भाई जो क्वेश्चन सामने है इसका जब कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय लगाते हैं, इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इसमें जो है सबसे छोटा एनिमल कौन है हमारा, सबसे छोटा एनिमल कौन है इसमें हमारा, है ना, रैट है ना, रैट है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, इसमें एलिमेंट नहीं मतलब एनिमल कौन है यहाँ पे, रैट है, सबसे छोटा है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि रैट के कंपैरिजन में बाकी सारे एनिमल्स का मास बता सकते हैं, है ना। रैट के कंपैरिजन में बाकी सारे एनिमल्स का हम मास बता सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एलिमेंट के कंपैरिजन में रैट का मास बताएंगे, एलिमेंट को तो काट नहीं सकते हैं ना। सोचिए कहाँ पर रैट है, कहाँ पे एलिफेंट है, तो एलिफेंट को कट करके तो हम रैट के बराबर तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन इतना है कि एलिफेंट के बराबर रैट को तो ले जा सकते हैं। वो कैसे? तो ऐसा करते हैं कि एक हम ले लेते हैं, एक इस साइड ले लिए, इस साइड एक हम पेन ले लिए हैं, और एक हम क्या किए हैं, इस साइड पेन ले लिए, है ना। और क्या किए हैं कि इस साइड जो है एलिफेंट को हम रख देते हैं, और इस साइड क्या करते हैं, रैट को रखते जाते हैं। सपोज एक रैट रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, छठा रखा। इसी तरह से सपोज मान लेते हैं कि 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ रैट रखे। ये दोनों जो पेन है यहाँ पे, दोनों पेन लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है ना। दोनों क्या होता है हमारा, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम ये बता देंगे कि एलिफेंट बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर 6 टाइम्स रैट। मतलब क्या, रैट की जो मास होगी वो क्या होगा, उसका 10 टू द पावर 6 टाइम्स क्या होगा, एलिफेंट की मास होगी। तो यहाँ से बता सकते हैं, इस तरह से लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, कोई जुगाड़ तो है नहीं, चलो मैंने आर्बिट्रेरी कंसेप्ट यूज किया, उस कंसेप्ट से हम बता देते हैं कि एलिफेंट का जो मास है ना, रैट का 10 टू पावर 6 गुना मास है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप एलिफेंट के मास बता सकते हो। लाइक दैट इसी तरह से आप सपोज हमको बताना होगा डॉगी का मास बताना होगा, तो क्या करेंगे, एक साइड क्या करते हैं, डॉग को रखते हैं, है ना। एक साइड क्या करते हैं, डॉग को रखते हैं, और एक साइड रैट को रखते हैं। चलो मैंने रैट को रखना शुरू किया, और ये कितना 50 रैट मैंने रखा, तो दोनों साइड क्या होता है, ये पेन हमारा बराबर हो जाता है, दोनों साइड का जो पेन है बराबर हो जाता है। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, डॉग इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई क्या, रैट। मतलब क्या, यहाँ पे जो डॉगी का मास हम बता देंगे कि रैट का 50 टाइम्स होगा,
है ना। एक कहने को बात मिल जाती है कि रैट का जो मास जितना होगा उसका 50 टाइम्स क्या होगा, हमारा डॉगी का मास होगा। आई बात समझ में? तो लाइक दैट इस तरह का कुछ मतलब कि है ना थ्योरी हम लोग यूज करके बता सकते हैं किसकी मास क्या है नहीं है ना। तो इसी तरह से कुछ कंसेप्ट उस टाइम अप्लाई किया गया है ना, उस टाइम अप्लाई किया गया कि कैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाए। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उस टाइम पर किया गया और वो एटॉमिक मास है ना आज हम लोग एलिमेंट का जान रहे हैं, है ना। तो जो अप्रोच लिया गया है ना एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, वो सारा अप्रोच मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट अप्रोच लिया गया था है ना, अप्रोच इज used to find out atomic mass of element is। फर्स्ट में कौन सा अप्रोच लिया गया है? तो फर्स्ट अप्रोच लिया गया हाइड्रोजन कंसेप्ट, है ना, हाइड्रोजन कंसेप्ट। दूसरा लिया गया है ऑक्सीजन कंसेप्ट। दूसरा क्या लिया गया है? ऑक्सीजन कंसेप्ट। दूसरा लिया गया है ऑक्सीजन कंसेप्ट, है ना। और थर्ड लिया गया हमारा कार्बन कंसेप्ट। थर्ड लिया गया है कार्बन कंसेप्ट। So these three concepts were used to find out the atomic mass of the element, है ना, जो हम आज लोग जानते हैं, है ना, कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होती है नहीं होती है ना। इसी तीनों कंसेप्ट से यूज करके लाया गया है। और इसी में से फर्स्ट कंसेप्ट जो यूज हुआ है हाइड्रोजन कंसेप्ट, फिर इसमें मॉडिफिकेशन किया, तो फिर यूज किया गया ऑक्सीजन की कंसेप्ट, फिर इसको मॉडिफाई करके कार्बन कंसेप्ट यूज करके एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैलकुलेट किया गया है, जो आज हम लोग जानते हैं। हाँ का ये ऑक्सीजन है, इसकी एटॉमिक मास कितनी होती है? 16 ग्राम होती है। हाँ ये सोडियम एलिमेंट है, इसकी एटॉमिक मास 23 ग्राम होती है। तो लाइक दैट आज हम जो भी वैल्यू जानते हैं है ना एलिमेंट का एटॉमिक मास, वो इसी सब कंसेप्ट को यूज करके लाया गया है ना। तो वन बाय वन करके हम इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं आज, है ना। तो हमारा क्या है कि फर्स्ट कंसेप्ट जो है हाइड्रोजन कंसेप्ट, है ना। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हाइड्रोजन कंसेप्ट, है ना। हाइड्रोजन कंसेप्ट में देखिए उस वक्त जितना भी एलिमेंट नॉन था, है ना, उस वक्त जितना भी एलिमेंट नॉन था, वो सारे एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन था? हाइड्रोजन था। तो क्या किया? हाइड्रोजन एलिमेंट को सिलेक्ट किया, है ना। हाइड्रोजन एलिमेंट को सिलेक्ट किया और हाइड्रोजन एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 असाइन कर दिया अपने मन से, है ना। हाइड्रोजन एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 असाइन कर दिया, मतलब क्या? इसमें एक नंबर दिया। आई बात समझ में? फिर इस पे एक रिलेशन दिया गया, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, है ना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के मास से जितना टाइम्स हैवियर होगा दैट टाइम्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना। इसी तरह से डिफाइन किया गया। आई बात समझ में? तो क्या बोला गया इस कंसेप्ट पे? मास ऑफ one atom of the element is equal to A multiply mass of one atom of हाइड्रोजन एलिमेंट, है ना। ये कंसेप्ट दिया गया हाइड्रोजन अप्रोच में, है ना। कहा गया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा, उस एलिमेंट का एक एटम का जो मास, मेरा समझिएगा, एक एटम की मास हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम की मास
से जितना गुना हैवियर होगा, जितना गुना हैवियर होगा, 10 गुना हैवियर हो, है ना, 20 गुना हैवियर हो, 30 गुना हैवियर हो, है ना, 10 टाइम्स हैवियर हो, 20 टाइम्स हैवियर हो, 30 टाइम्स हैवियर हो, वो जो टाइम्स होगा ना, दैट टाइम्स, वो टाइम क्या बताएगा, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा। आई बात समझ में? वो टाइम्स क्या बताएगा, एटॉमिक मास बताएगा उस एलिमेंट का। अब सोचिए हाइड्रोजन के एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, राइट, क्या असाइन किया गया, 1 असाइन कर दिया गया, ठीक है। अब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, तो उस एलिमेंट का एक एटम का मास सपोज कुछ भी होता है, सपोज मानते हैं क्या 2 ग्राम, मैं एज ए एग्जांपल पे बोल रहा हूँ, 2 ग्राम उसका मास होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम का मास, हाइड्रोजन एलिमेंट का एक एटम का मास जो होगा, उस मास का कितना गुना करने पे 2 हमको मिल जाएगा, है ना। मानते हैं कि 2 से ही मल्टीप्लाई करने पर हमको 2 मिल जाता है, ठीक है। तो वो 2 हमारा क्या बनेगा, 2 एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा ना, कितना टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के मास से, वो टाइम्स क्या बताएगा, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आप खुद सोचिए, टाइम्स, ये टाइम्स जो आएगा कितना आएगा, हो सकता है 10 टाइम्स आए, 20 टाइम्स आए, 30 टाइम्स आए, 15 टाइम्स आए, 16 टाइम्स आए, जो भी आ जाए, है ना। तो ये सब जो हम बोल रहे हैं 10, 20, 30, 16, 15, 14, ये सब क्या है, एक नंबर है। आई बात समझ में? सब क्या है, एक नंबर है। आप कहते हो ना, हाँ उसकी मास, राहुल की मास, राहुल की जो मास है वो श्याम की मास से 2 गुनी है ना, 2 टाइम्स है। ये 2 क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। आई बात समझ में? ये क्या है, नंबर है। तो इसी तरह से यहाँ पे ए जो बता रहा है ना, ये ए हमारा क्या बता रहा है, ये तो ए हमारा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट तो होगा, एलिमेंट तो होगा, बट ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, है ना, उस वक्त जो फाइंड आउट किया गया बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन, ये रिलेशन यूज करके लाया गया कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उस एलिमेंट का एक एटम की मास हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम के मास से कितना गुना भारी है। तो जितना गुना भारी होगा वो वैल्यू क्या बताएगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताएगा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, ए टाइम्स सपोज भारी है ना, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर है बाबू? कॉपी करिए। हो गया? चलिए ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन का अप्रोच, है ना, ये था हमारा हाइड्रोजन का अप्रोच। लेकिन हाइड्रोजन का अप्रोच यूज करने के बाद कुछ दिन तक ये कंसेप्ट चला, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग इस पे एनालिसिस करता रहा, केमिस्ट लोग इस पे एनालिसिस करता रहा। इसमें भी क्या आया, इसमें भी क्या जो भी इसमें आया ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक क्या आया, तो कुछ दिन के बाद पता चला साइंटिस्ट लोग को कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ना, उसका कंपाउंड इजीली फॉर्म होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है इजीली फॉर्म होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा ऑक्सीजन होता है। ये बातें दिमाग में आई उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद एक और बातें माइंड में क्या आई
कि हाइड्रोजन को तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 असाइन किए हैं ना, तो इस हिसाब से यदि हम एटॉमिक मास निकालें किसी भी एलिमेंट का तो होल नंबर में ही आएगा, करेक्ट है ना। इस हिसाब से यदि हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो वो किस में आएगा, होल नंबर में ही आएगा, ठीक। लेकिन आप खुद सोचिए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक मास क्या होती है, फ्रैक्शन में होती है ना। ये दो रीजन था, हाइड्रोजन का कंसेप्ट जो है ना वो मीन्स क्या रिजेक्ट कर दिया गया है ना। उसके बाद ऑक्सीजन की कंसेप्ट आती है, आई बात समझ में। तो सेकेंड कंसेप्ट जो है ना ऑक्सीजन की कंसेप्ट है ना, ऑक्सीजन कंसेप्ट है ना। और ये ऑक्सीजन कंसेप्ट आपका यूज कब हुआ था, ये 1858 में ये कंसेप्ट आया है, 1858 में आया है ना। क्यों इस कंसेप्ट को लाया गया है, व्हाई है ना, व्हाई ये कंसेप्ट क्यों लाया गया है, बिकॉज हाइड्रोजन कंसेप्ट का कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ये ड्रॉबैक है कि इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन and oxygen is more reactive, and oxygen is more reactive in comparison to hydrogen, oxygen is more reactive। and second क्या लाया गया है कि with the concept of hydrogen है ना, with the concept of hydrogen more है ना atomic mass of the element is whole number है ना, WHOLE is the whole number, but है ना, but some of the elements have atomic mass in fraction, समझ गए ना, have atomic mass fraction है ना। तो यही दो रीजन था जो कि हाइड्रोजन का कंसेप्ट है ना, हाइड्रोजन का कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया और ऑक्सीजन की कंसेप्ट को लाया गया है ना। तो ऑक्सीजन की कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे है ना। आज के लिए यहीं तक, चलिए बाय बाय, थैंक्स।